चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन। बीएसटी में एक चैप्टर पढ़े हैं। बीएसटी में अपन पढ़े हैं चैप्टर 1। क्या पढ़े चैप्टर 1 में? क्या है, नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। कुछ आपको ऐसा लगा कि इस चैप्टर में एक दो ऐसा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम का लगा आपको मैनेजमेंट के बारे में? नहीं, ऐसा ब्रॉड हेड नहीं, कोई एक स्पेसिफिक बात अगर आपको लगा कि हाँ यार ये तो याद रखने वाला बात हो गया। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और कुछ मैनेजमेंट के बारे, इफेक्टिव एफिशिएंसी, डायनेमिक फंक्शन, ठीक है। और पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर, हाँ ठीक है। देखिए, एक बात जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अपन समझे हैं चैप्टर 1 में मैनेजमेंट के बारे में, वो है कि मैनेजमेंट इज परवेजिव। मैनेजमेंट परवेजिव है ना। परवेजिव का मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। परवेजिव का मतलब क्या बताया था मैं? क्या? एवरी इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, मैनेजमेंट यूज होता है। ठीक है, परवेजिव का मतलब ये है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जो है वो अलग चीज है, ठीक है, इसमें नहीं है वो। अगर आप आपकी मैडम को बुलाना, ठीक है, बेसिक्स में, ठीक है, हम बताएंगे उसको, ठीक है। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या समझे? बहुत बेसिक बात, जो जो आपके सिलेबस या सिर्फ पढ़ने या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैनेजमेंट के बारे में जो आपको बात समझना है वो क्या है? मैनेजमेंट परवेजिव है। हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको मैनेजमेंट होगा, है ना। और भले वो पुलिस स्टेशन हो, भले वो हॉस्पिटल हो, भले रेलवे स्टेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट यूज होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ लगा है चैप्टर 1 में, अगर अपन थोड़ा बहुत ध्यान दिए तो गोल ओरिएंटेड, ठीक है। और कुछ? गोल ओरिएंटेड भी ठीक है, और कुछ? मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, आसपास बात है, यस। ग्रुप एक्टिविटी, ठीक। मतलब बेसिकली मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट जो है वो लोगों से रिलेटेड। एक अकेला मैनेजमेंट कर सकता है क्या? नहीं, है ना। ग्रुप एक्टिविटी है ना, या गोल है, या मल्टी डायमेंशनल, लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दो बातें मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, है ना, जानना है अपने को। मैनेजमेंट के बारे में कोई पूछेगा तो एक बात अपने को क्या बताना है मैनेजमेंट के बारे में? सर मैनेजमेंट परवेजिव है। छोटे से छोटा दुकान से लेकर बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन तक का हर जगह मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, मैनेजमेंट होगा। और मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल है, आप बस फील कर सकते हो, ठीक है। आप उसको, है ना, देख नहीं सकते, बस आप फील कर सकते हो। दूसरा बात क्या है कि लोगों से रिलेटेड है ये, है ना, ह्यूमन बिहेवियर से लिंक्ड है ना मैनेजमेंट। तो अब जो सेकंड चैप्टर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर बेसिकली क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मतलब कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं मैनेजमेंट के बारे में, है ना, ऐसे नियम जो कि कोई भी मैनेजर बनना चाहता है ना, तो उसको ये नियम को जानना चाहिए। ठीक है, मैनेजर मतलब कौन? जो व्यक्ति मैनेज करेगा, ठीक है, यही होता है। तो वो जो बंदा है जो मैनेज करेगा, उसको ये कुछ नियम जानना आवश्यक है। अब ये नियम बनाया कौन है? ये प्रिंसिपल्स बनाया कौन है? दो लोग हैं। दो लोग के बारे में आप लोग पढ़े हो, है ना, फियोल और टेलर, ठीक है। फियोल ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है और टेलर ने साइंटिफिक टेक्निक्स दिया है, ठीक है। अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब दोनों को काइंड ऑफ सिमिलर तरीके से ये अपन बात करेंगे, टेक्निक्स प्रिंसिपल सेम मान के अपन बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो अब ये दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं। ये दोनों जो है, इनका बैकग्राउंड जानते हो आप लोग? नहीं जानते? कौन इनके माता पिता? नहीं जानते, ठीक है, माता पिता जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बेसिक बात क्या है कि
ये लोग जो है प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स कैसे डिजाइन कर पाए, वो जानना जरूरी है। कैसे कर पाए कि बेसिकली दोनों जो है वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से है, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, दोनों इंजीनियर्स है, ठीक है। और इन्होंने, इनका बेसिक काम क्या था, प्रोडक्शन हेड मैनेजमेंट। उस टाइम पे 100 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे जब मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन चालू हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब आया? सर आप बीएसटी पढ़ाओ, कहाँ जा रहे हो सर आप? हैं? कब आया भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? अच्छा, ये डेट याद होगा आपको, ये डेट के बारे में पता होगा, क्या है ये डेट? आज भारत देश आजाद हुआ था। और ये भी एक अच्छा डेट है, मतलब काम का डेट है। इसके बारे में पता है क्या आप लोग को? नहीं पता इसके बारे में किसी को? क्या पढ़े हो आप लोग आईआईटी में? आईआईटी में स्कूल में हो गया ना? स्कूल में हुआ कि नहीं हुआ? स्कूल में हो गया है, इसके बारे में नहीं पता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो इस बीच यहाँ पे 1900 जो है, 1900 जो है बेसिक इस टाइम पे काइंड ऑफ क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब क्या, कि जो गुड्स का प्रोडक्शन है, अब वो कैसे होगा, इंडस्ट्री में होगा, फैक्ट्रीज में होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक जो है मास स्केल ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने लगा, और पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ा, लोगों को चीजें की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मास स्केल पे लोग जो है प्रोडक्शन करना चालू किए, और यहां से ओरिजिन हुआ किस चीज का, फैक्ट्रीज का। फैक्ट्रीज का, फैक्ट्रीज में क्या बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कोई चीज को बनाना। इससे पहले जो था वो मास लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ था, है ना। मतलब लोग फिर भी प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अपने हिसाब से। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, अगर किसी को एग्रीकल्चर भी अगर काम करना है, एग्रीकल्चर पे काम करना है ना, प्रोड्यूस करना है, तो वो सिर्फ अपने लिए जितना जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस करता था। इसको एक टर्म भी है बीएसटी में, बीएसटी ने आईडी में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक टर्म है चैप्टर 2 में, जितना हमको चाहिए उतना ही प्रोड्यूस करना। कोई आईडी चैप्टर 2 स्कूल में हुआ है, कुछ याद है, कुछ ऐसा पढ़ा लिखा टाइप का लग रहा है क्या? आईडी, एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, सॉरी सबसिस्टेंस फार्मिंग, सुने हो ना? सुने हो कि नहीं सुने, एटलीस्ट सुने होंगे। तो क्या है उसमें, क्या बोलता है कि भैया इतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जितना हमको जरूरत है, मार्केटेबल सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो वही बात था कि इससे पहले जो है प्रोडक्शन का जो चीज था वो था कि अपने लिए बस हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मार्केट के लिए हम प्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, हर चीज की फैक्ट्रीज बनना चालू, ठीक है। और आज हम देखते हैं तो खाना भी जो है अपन फैक्ट्रीज से ही जो है बन के वही अपन खा रहे। जैसे वो मैगी वगैरह आता है, मैगी पैकेट्स वगैरह, गर्म पानी डालो और खाओ, है ना। खाए हो कि नहीं खाए हो, कप मैगी टाइप का कुछ आता है ना। तो सब फैक्ट्रीज में बन रहे हैं ना, ये सब क्या कहाँ बन रहे हैं, फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। तो ये जो दो लोग थे ना, ये दो लोग जो है, फ्यूल और टेलर, ये इन फैक्ट्रीज के हेड थे। इन फैक्ट्रीज के हेड, दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। फ्यूल जो है वो बहुत पहले की बात है, 1900s की बात है, और टेलर जो है बहुत बाद, 50-60 साल बाद टेलर ने अपने कुछ टेक्निक्स बताए, ठीक है। पहले फ्यूल है, इसीलिए फ्यूल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो फ्यूल अंकल ने जो है कुछ प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और इनका काम क्या था, हेड है, मतलब ये लोग जो है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम कैसे होता है उससे रिलेटेड चीजों को देखना, और काम को बेहतर से बेहतर, है ना, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, इसीलिए जो है आपका मैनेजमेंट भी जो है उसमें यही बात आएगा, इफेक्टिव और एफिशिएंसी पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। और अपने बहुत साल के एक्सपीरियंस को, है ना, और एक्सपेरिमेंट को, है ना, कि अलग अलग टाइप का जो है काम करवा के लोगों से, क्योंकि लोगों से काम करवाना है तो भैया हर इंसान एक टाइप का होगा क्या? हर इंसान एक टाइप का
नहीं होगा, सबका अलग अलग तरीका है। तो ये सब चीजें इन्होंने करा और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताया कि भैया ये प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आप जो भी चीज, जो भी मैनेजमेंट का जो गोल है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको आप अचीव कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड समझना जरूरी है प्रिंसिपल्स का, ठीक है? प्रिंसिपल्स का बैकग्राउंड क्या है? दो लोगों ने दिया है, फ्यूल और टेलर, और उन्होंने, उनका बैकग्राउंड क्या है? वो बेसिकली किसी फैक्ट्रीज में हेड थे, जिनका काम क्या था? प्रोडक्शन को बढ़ाना, है ना? यही तो गोल होगा, और क्या होगा? प्रोडक्शन को बढ़ाना, वेस्टेजेस को कम करना, है ना? तो उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया और अपने एक्सपीरियंस से कुछ प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है? अब ये प्रिंसिपल्स जो है, वो प्रिंसिपल्स को अपने को पढ़ना है। एक इससे एक डिसेंट नॉलेज अपने को मिलेगा। अगर अपने को भी मैनेजर बनना है, ठीक है, भविष्य में अपने को मैनेजमेंट करना है, अपना बिजनेस हो या कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन प्रिंसिपल्स को अगर अपन दिमाग में रखेंगे तो हम और अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बेसिक बैकग्राउंड। अब बात करेंगे कि भैया क्या बात बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है? प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल्स पे नहीं जा रहे, अभी अपन पहले नेचर की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल का नेचर क्या है या उसका कैरेक्टरिस्टिक। प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं भाई? पहला क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल जो है वो क्या है? परवेजिव है। परवेजिव मतलब ये प्रिंसिपल्स, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काम आता है, वैसे ये प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है, ठीक है? क्या होगा? हर ऑर्गेनाइजेशन में ये काम आ सकता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एक्सेप्ट एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है, इसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। होगा जरूरी नहीं है, कर सकते हो। दोनों में फर्क है या नहीं है? दोनों में फर्क है या नहीं है? कि प्रिंसिपल को फॉलो करना ही है या प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हो? फर्क है या नहीं है? फर्क है ना? तो परवेजिव मतलब क्या बोल रहा है? कैन बी अप्लाइड। ये जो प्रिंसिपल्स है, ये इनको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सली इसको आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे मैंने बताया है, जैसे हॉस्पिटल्स है, पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, स्कूल्स है, हर जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इन प्रिंसिपल्स को। पहला बात, पहला नेचर समझ में आ रहा है? ये प्रिंसिपल्स जो है, ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है। लेकिन ज्यादातर काम, ज्यादा इफेक्टिव काम कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इन्होंने पूरा पूरा स्टडी किया है, ठीक है? गुड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टडी किया। दूसरा क्या है? सर ये जो प्रिंसिपल्स बताए हैं इन्होंने, फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स बताया और टेलर ने जो टेक्निक्स बताए, ये सब क्या है? जनरल गाइडलाइन है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? कोई एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है एब्सेंटीज्म का प्रॉब्लम, जैसे अभी देख पा रहे हैं अपन एब्सेंटीज्म का प्रॉब्लम, है कि नहीं? अगर यही लोग, अगर हमारे, मान के चलो लोग हमारे क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉइज होते, 25 एम्प्लॉय है और उसमें 10 गायब रहेंगे हफ्ते भर में, महीने भर में, अगर महीने भर में 15-20 दिन गायब रहेंगे, तो प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो सकता है क्या? एफिशिएंटली नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? क्या इफेक्टिवनेस से भी हो सकता है क्या? टारगेट अचीव कर पाएंगे क्या? टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए प्रिंसिपल ने कुछ बताया है, जो जो फ्यूल ने, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है ना? लेकिन क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रॉब्लम होगा क्या? अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको जो है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपने लिए कुछ सोल्यूशन आप निकाल सकते हो, बता रहा। जैसे प्रिंसिपल बताया है रेमुनरेशन, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। उसमें क्या बताया, किसी को याद है क्या? अगर स्कूल में हुआ है तो याद है कुछ? नहीं याद है? नहीं याद, कोई बात नहीं। उसमें, हाँ, है ना? रेमुनरेशन मतलब एक बेसिक सैलरी जो है वो आपको देना है, कॉम्पिटिटिव होना है वो सैलरी, ठीक है? फेयर होना चाहिए, ठीक है? फेयर सैलरी आपको प्रोवाइड करना है, अनफेयर वेजेस जो है वो नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों के बारे में प्रिंसिपल ने बताया। अब हो सकता है एम्प्लॉयज जो छुट्टियां मार रहे हैं, वो हो सकता है इनएडिक्वेट सैलरी के कारण हो सकता है। तो आप उस वो प्रिंसिपल यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है? तो फिट सॉल्यूशन या रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये जो प्रिंसिपल से, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है, ये बताया जा रहा है। और क्या बोलता है? डिफरेंट प्रॉब्लम और
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकता है। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन, वो आता है लॉरियल का ऐड आता है ना, ऐश्वर्या 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रिंसिपल्स ऐसा कुछ नहीं है ना? ये प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइन, लाइफ बॉय साबुन है, ठीक है? कुछ भी होगा, कोविड भी होगा तो हाथ धो लो इससे, है ना? या नहाना है तो नहा लो इससे, ठीक है? तो प्रिंसिपल जो है एक जनरल गाइडलाइन, ठीक है? लॉरियल नहीं है, ठीक है? फिर क्या है अगला, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, भाई ठीक है? ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये ऐसे ही नहीं कि भैया फ्यूल का मन किया कि यार चलो हम अंतिम सांस ले रहे हैं, कुछ दे ही देते हैं लोगों को, है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? इन्होंने बहुत इस पे काम किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत प्रैक्टिस किया है, उसके बाद कुछ निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला है कि ये प्रिंसिपल इस तरीके से काम करता है, ठीक है? तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है? या ट्रस्टेबल है, ये रिलायबल है, ठीक है? अगर ये प्रिंसिपल्स आप फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? अगर जो प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर आप उस प्रिंसिपल को वैसे ही अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से इसको बनाया गया है, इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, ठीक है? समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो 3 बातें क्या-क्या, पहला क्या है प्रिंसिपल्स के बारे में, पहला बात क्या है, परवेजिव, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये जो फ्यूल के, टेलर के प्रिंसिपल जो है ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है? दूसरा, जनरल गाइडलाइन है, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, जनरल गाइडलाइन से आप अपने हिसाब से आप जो है प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो। तीसरा कि भैया प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बना गया है, ये कोई ट्रायल एंड एरर के लिए आपके ऊपर नहीं छोड़ दिया करना, देख लो होगा तो होता है तो होता होगा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स को सही तरीके से यूज करोगे तो उसका रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा, ठीक है? फिर क्या है उसके बाद, फ्लेक्सिबल बोल रहा है, प्रिंसिपल्स जनरली क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज कर सकते हो, है ना? जो भी प्रिंसिपल्स बने 100 साल पहले पहले बने प्रिंसिपल्स, तो इन प्रिंसिपल्स को अभी आप अपने टाइम के हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बता रहे हैं, ठीक है? प्रिंसिपल्स जो है फ्लेक्सिबल है, ये नहीं कि फ्यूल ने बोल दिया है भैया ये करना है तो यही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फेयर वेजेस देना है तो वेजेस देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क पहला ही प्रिंसिपल है ना? कुछ पता है इसके बारे में, क्या पता है ना? डिवीजन ऑफ वर्क में बेसिक बात क्या बोलता है कि एक बड़े से टास्क को, हाँ भाई दे दो, हाँ बंद कर दो, ऑफ कर दो, हाँ भाई दे दो, आपका ही फोन दे दो, आप ही को सबसे ज्यादा मस्ती चढ़ रहा है, ठीक है? तो डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक मेन टास्क को, एक बड़े से टास्क को आप क्या कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर दो, और उसको आप अलग अलग व्यक्ति को उस टास्क को असाइन करो, इन छोटे स्मॉल टास्क को असाइन करो। इससे क्या फायदा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क के पॉजिटिव्स, लास्ट वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मतलब अच्छा नहीं बोले, बाकी ठीक है। बेसिक इसमें क्या है, जल्दी काम होगा, है ना? क्योंकि आप बड़े से टास्क को अलग लोगों के लिए तोड़ दिए, और एक इम्पॉर्टेंट इससे फायदा क्या है कि स्पेशलाइजेशन होगा। आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो आप उसमें बहुत अच्छा हो जाओगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे आपसे हम बहुत समय से करवा रहे हैं रेशियोज और जनरल एंट्रीज और ये सब, है ना? तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत उसमें अच्छे हो गए होंगे, है ना? स्पेशलाइजेशन, ठीक है? तो वैसे ही, है ना? वैसे ही, तो बेसिकली बात ये है डिवीजन ऑफ वर्क में, तो जैसा बोला गया है वैसे ही नहीं करना है भाई, ठीक है? जैसा बोला गया है वैसे ही नहीं, आप अपने हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे डिवीजन ऑफ वर्क मैं कैसे कर सकूं, एक बड़े से टास्क को स्मॉल टास्क में ना करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना के काम कर सकते हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है? तो चेंज कर सकते हो अपने प्रिंसिपल्स को, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये बता रहा है प्रिंसिपल्स का नेचर, ठीक है? अगला, उसके बाद क्या हो रहा है अगला,
मेनली बिहेवियरल है। जो भी प्रिंसिपल्स है ना, जो भी प्रिंसिपल्स ये सब ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, ठीक है, बिहेवियरल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये जो फ्यूल है, इन्होंने किसके साथ काम किया? लोगों के साथ काम किया, मास लेवल में प्रोडक्शन करवाया, ठीक है। तो उनका ये अंडरस्टैंडिंग है, उनका ये देखना है कि अगर आप प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो क्या होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्या होता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट, कोई बताएगा क्या? नहीं। हाँ, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। बेसिकली क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसको अपन हायरार्की भी बोलते हैं। हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की मतलब सबसे ऊपर जो भी टॉप लेवल बैठा रहेगा, उसके नीचे डिपार्टमेंटल हेड्स, उसके नीचे मैनेजर्स, और फिर वर्कर्स, ऐसे करके। तो एक दूसरे के नीचे जो है ना, जो जस्ट इमीडिएट ऊपर जो हमारे है, जिसको हम रिपोर्ट करते हैं, वो कौन है? हमारा सुपीरियर है। और जो हमको रिपोर्ट करता है वो हमारा सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप जो है वो बेटर होगा बोलता है, और ह्यूमन और मटेरियल का रिलेशनशिप को समझने में आसानी होगा। प्रिंसिपल्स जो है ये क्या है, बिहेवियर को समझाता है। तो ह्यूमन और मटेरियल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी आप समझ पाओगे बोलते। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग भी एक रिसोर्स है। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग भी एक रिसोर्स है और वस्तु भी एक रिसोर्स है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी आप समझ सकते हो बोलता है। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स से आपको क्या समझ में आएगा? बिहेवियर समझ में आएगा। किसका? लोगों का। और लोगों और मशीन के बीच में जो बिहेवियर है उसका। अब वो, हाँ, हाँ, क्या हो सकता है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जैसे अपन पढ़े हैं टेलर का अपन ने पढ़ा है, एक एक टेक्निक आपने पढ़ा होगा, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी सुने होंगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी। अपन नहीं पढ़े, यहाँ नहीं पढ़े, आपके स्कूल में पढ़े होंगे बोल रहा हूँ। अपन यहाँ पे क्लास में नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है। डर लग गया, अरे ये सब का है ना। टाइम स्टडी कोई बताया क्या स्कूल में हुआ है? अगर टाइम स्टडी तो याद है तो। है, एसी चालू करते हैं थोड़ा, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली टाइम स्टडी मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये जानना, ठीक है। जैसे अब मान के चलो, ये चेयर बनाना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? चेयर मैन्युफैक्चर करने का। अब चेयर बनाने का काम जो है, इसमें कोई काम किया रहेगा, मैनेजर अगर खुद से काम किया रहेगा तो उसको पता रहेगा कितना टाइम लगता है। हाँ या ना? काम किया रहेगा तो ही पता चलेगा कितना टाइम लगता है, या जो भी दूसरे से काम करवाएगा तो पता चलेगा वो कितना टाइम लगता है। तो टाइम जानने के बाद आपको, मेरे को अगर किसी को काम देना है ये वाला, तो उसको मैं टारगेट दूंगा। जैसे मान के चलो चेयर बनता है 2 घंटे में, एक चेयर बनता है। 2 घंटे में एक चेयर बनता है एक आदमी से। अब मैं, जो कोई एम्प्लॉय आया उसको मैं बोल दिया आधे घंटे में बनाना है चेयर। आधे घंटे में चेयर बनाना है, बनेगा क्या? पॉसिबल होगा? क्योंकि अगर हम टाइम स्टडी करे रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि भैया हाँ 2 घंटे में ये चेयर बनेगा। लेकिन आधे घंटे में कैसे बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो टाइम स्टडी एक चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे इस पॉइंट में क्या बता रहा है, ह्यूमन और मटेरियल का रिलेशनशिप। मतलब अगर 2 घंटे हमने बताया कि 2 घंटे में बनना चाहिए, अब वो व्यक्ति जो है तो 4 घंटे में बना रहा है। 4 घंटे बना रहा है, बताओ एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन और मटेरियल का रिलेशनशिप, कि भैया ये व्यक्ति जो है इस पर्टिकुलर काम के लिए उतना सही नहीं है। ठीक है, बिहेवियर समझ में आएगा, इस पर्टिकुलर काम के लिए ये व्यक्ति जो है सुटेबल नहीं। ये तभी समझ में आएगा जब आप ये टाइम स्टडी किए रहे होंगे, या जो भी प्रिंसिपल है उसको जाने हुए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। अगर टाइम स्टडी करें अपन, तो हमको पता चल रहा है कि ये 2 घंटे में बनता है। टाइम स्टडी नहीं किए मान के चलो, करे ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि एक चेयर कितने टाइम में बनता है। हमने जो भी व्यक्ति आया उसको, एम्प्लॉय आया उसको काम दे दिया और उसने क्या किया, 4 घंटे में बनाया। हम खुश हो जाएंगे,
चेयर बन गया, चेयर बन गया। हमको तो पता ही नहीं है ना कि वो अच्छे से काम किया है कि नहीं किया है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम ये चीज कर लिए, टाइम स्टडी कर लिए, तो हमको पता चलेगा कि वो अच्छे से काम नहीं किया है। समझ आ रहा है? तो ये रिलेशनशिप पता चलेगा ह्यूमन और मटेरियल, या ह्यूमन और जो चीजों के साथ में जो बिहेवियर है इनका, वो अपने को समझ में आया कि एफिशिएंट है या नहीं है, प्रिंसिपल्स की मदद से। समझ में आ रहा है? अगर किसी को हमने बोला भैया 2 घंटे में करना है, 1 घंटे में कर दिया, तो क्या है? एफिशिएंट है वो। समझ में आ रहा है? तो ये पता चलेगा आपको उसके बारे में। समझ में आ रहा है? तो मेनली बिहेवियर बोल रहा है, जितने ही प्रिंसिपल्स है बिहेवियर जो है वो बताते हैं। ठीक है, ये अपने को समझना है। आप अगला क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हुआ तो ये होगा। ठीक है, कॉज और इफेक्ट। अब यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल्स है उसका कोई डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी जो रिजल्ट जो है ना, जो भी रिजल्ट है, इफेक्ट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उससे वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा बताया गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं, सर्टेन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने चैलेंजेस होंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने चैलेंजेस होंगे, अपना अलग अलग सिचुएशन होगा। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप कॉज एंड इफेक्ट बोलोगे तो वैसा नहीं होगा, बोल से। यहाँ पे मैं ये नहीं बोला, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि रिजल्ट सेम आएंगे, रिलायबल आएंगे। यस, करेक्ट। हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमने एक प्रिंसिपल को यहाँ पे डिस्कस किया, कौन सा? रेमुनरेशन। प्रॉब्लम क्या था ऑर्गेनाइजेशन में? एब्सेंटिज्म। प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में? एब्सेंटिज्म। उसके लिए प्रिंसिपल क्या है? रेमुनरेशन। कि आप एडुकेट वेजेस पे करो, कॉम्पिटिटिव वेजेस पे करो, फेयर वेजेस पे करो, ठीक है, पार्शियलिटी मत करो। ये सब मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो एब्सेंटिज्म का रीजन ही कुछ और हो सकता है। ये जो एब्सेंटिज्म का रीजन था, ये क्या था? लोगों को सही में वेजेस कम लग रहे थे, इस कारण ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करोगे, काम करेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि वेजेस तो ठीक है, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं है, टीम स्पिरिट नहीं है। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको वहां पे आप ये प्रिंसिपल लगाओगे तो वो इफेक्ट आएगा क्या? उसका रिजल्ट आएगा क्या? वो रिजल्ट नहीं आएगा। या हो सकता है बीमार हो। अब बीमार हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय बीमार हो जाते हैं। अब आप पूछते हो क्यों नहीं बीमार हो गए, लेकिन आपको लगता है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सही में बीमार हो। आप सैलरी बढ़ा रहे हो, 200 रुपये ज्यादा लेना, आ जाना भाई, नहीं आ पा रहे हैं, बीमार है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे वही बता रहा है कि जो प्रिंसिपल्स है उसका कॉज एंड इफेक्ट जो है वो सेम नहीं होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सिचुएशंस हो सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। और फिर लास्ट क्या है? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी पढ़े थे? वेरी गुड। कहाँ पढ़े थे? बुक 2 तो अभी पढ़े नहीं, 3। बुक 3 में पढ़े थे, है ना? बुक 3 में अपन पढ़े थे। क्या होता है ये बताओगे क्या? हंस क्यों रहा है यार? कम से कम बता रही है, तुमको तो पता नहीं है, हैं? तुमको पता है? चलो ठीक है, हार्दिक बताएगा। हाँ, कहाँ पढ़े थे कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में? कुछ बताओगे क्या? याद है कुछ? किसके नीचे लिखते थे? हाँ, है ना? कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब अभी लायबिलिटी बनेगा बोल के सर्टेन नहीं है ना? जब सर्टेनिटी आ जाता है, तब अपन बैलेंस शीट में डालते हैं, और नहीं है तो बैलेंस शीट के नीचे अपन कंटिंजेंट लायबिलिटी को लिखते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या था? बताओगे? बताओ बताओ बताओ। प्रपोज डिविडेंड।
लॉस बाय फायर नहीं, केसेस, लॉ सूट्स अगेंस्ट, है ना, फर्म, ये सब जो है, ठीक है, ये है इसका एग्जाम। खैर, कंटिंजेंट मतलब अनफोर्सीन, अनफोर्सीन फ्यूचर इवेंट, ठीक है। तो या जो प्रिंसिपल्स है वो क्या बोल रहा है, वो चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, हर चीज जो है इंडिविजुअल में काम नहीं करता, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो कंटिंजेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है, किसी सिचुएशन के ऊपर। ऐसा सिचुएशन होगा तो यहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो, ये बता रहा है, ठीक है। ये दोनों का लगभग बात यही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये सारे जो है आपके क्या है, नेचर बता रहा है, प्रिंसिपल्स के बारे में बता रहा है। प्रिंसिपल्स के बारे में क्या है, पहला क्या है, परवेजिव है, इन प्रिंसिपल्स को आप हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना ही है क्या, कर सकते हो, ठीक है। कैन बी अप्लाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब भी आप ये लिखोगे तो लिखोगे कैन बी अप्लाइड, मस्ट बी अप्लाइड मत लिख देना, मस्ट बी अप्लाइड लिख दो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जनरल गाइडलाइन है, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट है ना, इन इन प्रिंसिपल्स के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसे ही हवा हवा का बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, फ्लेक्सिबल है भाई, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इनको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसा बोला गया है वैसे ही उसको अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको चेंज भी आप कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के हिसाब से। मेनली बिहेवियरल, बहुत मतलब ये जो भी प्रिंसिपल्स है ये ह्यूमन बिहेवियर से इंटरेक्ट करता है, इसलिए आपको देखने मिलेगा कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप, ह्यूमन और मटेरियल का रिलेशनशिप, ये सब चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा इन प्रिंसिपल्स को यूज करोगे तो, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल आपको एप्लीकेबल होगा उस प्रिंसिपल का कंटेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हो, बता रहे हैं, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क में बोला है कि बड़े से टास्क को बहुत सारे छोटे छोटे टास्क में तोड़ दो, बहुत सारे क्यों, दो ही में तोड़ो, डिपार्टमेंटलाइजेशन करो, ठीक है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया गया, ठीक है। फिर क्या है, बिहेवियरल, समझ में आया, ह्यूमन से इंटरेक्ट करते तो बहुत सारा चीज जो प्रिंसिपल से बिहेवियरल होता है, आपको समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, ठीक है, लोगों के बीच में और लोग और मशीन्स के बीच में। और तीसरा छठवा क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये सर्टेन नहीं होगा, है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना सिचुएशन होता है, जैसा प्रिंसिपल मतलब उसका रिजल्ट आएगा वो हर जगह सेम आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और कंटिजेंट मतलब भी लगभग सेम है, कि जो प्रिंसिपल्स है वो सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज करना है, हर जगह एक ही प्रिंसिपल जो है आप यूज नहीं कर सकते। दोनों लगभग सिमिलर बात, कंटिजेंट डिपेंडेंट होता बता रहा है, प्रिंसिपल जो है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता बता रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये पढ़े अपन अभी नेचर, इसके बाद अभी अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, और कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है। प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, यूज केस क्या है इसका, है ना, प्रिंसिपल्स को अगर हम पढ़ते भी हैं तो उससे क्या फायदा होगा हम, ठीक है, क्या फायदा होगा। पहला बोल रहा है क्या, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट, इंसाइट मतलब नॉलेज, है ना, मतलब आपको ये पता चलेगा, है ना, अगर आप प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको नॉलेज डेवलप होगा, कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करना है, ये पता चलेगा बोल रहा है, ठीक है। पहला बहुत सिंपल बात बता रहा है, क्या बोलता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट्स। अगर आप प्रिंसिपल पढ़े ही नहीं हो तो क्या आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, कोई प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है भाई, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम, कम से कम, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन, मिनिमम। देखिए देखिए, कभी भी ऑप्टिमम वर्ड को ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, ये मिनिमम मैक्सिमम का बात इसमें करना ही नहीं है। ऑप्टिमम मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना, ठीक है। जैसे जैसे इसको याद रखने के लिए आप नमक जो डेली यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं अपन,
नमक क्या ऑप्टिमम यूज करते हैं या फिर मिनिमम यूज करते हैं या मैक्सिमम यूज करते हैं? ऑप्टिमम, जितना चाहिए, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार जो है आप नमक इस्तेमाल करते हो, वैसे ही रिसोर्सेज जो है जितना आपको चाहिए उतना यूज कर, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि देखो यार, मैंने बताया था ना आपको, क्यों ये प्रिंसिपल या ये इंपॉर्टेंट बता रहा है। ये बेसिकली बोल क्या रहा है, प्रिंसिपल्स को यूज करोगे तो, ये जितना ही बात है अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल्स को यूज करोगे तो क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। समझ आ रहा है, प्रिंसिपल्स को यूज करोगे तो क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो पियोल है और जो टेलर है, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया क्या चीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फैक्ट्रीज में। और फैक्ट्रीज में वेस्टेजेस करना ये लोग पसंद करेंगे कि वेस्टेजेस को कम करना, वेस्टेजेस को कम करना, बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज को। तो इनका जितने भी प्रिंसिपल्स अपन पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स में आपको ये पॉजिटिव मिलेगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस को बेहतर से बेहतर यूज करना सिखाएगा प्रिंसिपल्स अपने को। ठीक है, हाँ। और क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, कोई कोई यहाँ पे आप लोग कोई ऐसा है जो एमबीए करना चाह रहा है, एमबीए प्लान है, एमबीए, एमबीए नहीं है, नहीं है, किसी का नहीं है, नहीं करना है एमबीए, बीकॉम करेंगे, वो भी पता नहीं है, तीर मारेंगे सर। हैं? नहीं, एथलीट है भाई, एथलीट है, हैं? खेल रहे हो कि नहीं आजकल? मत जाओ, अब बंद कर दो, अभी, अभी बंद कर दो, अभी बंद कर दो, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। खैर, बात समझो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, मैनेजमेंट। ठीक है, आईएएस वर्ड सुने हो आप, आईएएस फुल फॉर्म पता है क्या? हाँ, आईएएस का फुल फॉर्म, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये जो आईएएस, इनका काम क्या है, मैनेज करना, डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। आपके ऑफिस में भी एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। क्या करते हो लोग, पत्ते खेलते हैं बैठ के, उनो खेलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं ना, वहां बैठ के क्या कर रहे हैं, पूरे स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक ही चीज है। एमबीए का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? एमबीए का फुल फॉर्म, मास्टर ऑफ, बैचलर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को मैनेज करने में मास्टरी। समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सीखोगे अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, प्रिंसिपल्स के बारे में जानोगे, तो आप इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाओगे, मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट आप कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन का। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अगला क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। अगर प्रिंसिपल्स को यूज करोगे, प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, तो आप साइंटिफिक डिसीजन लोगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी हवा में डिसीजन नहीं ले लो। अब साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, रूल के हिसाब से नहीं, थोड़ा सा साइंटिफिक डिसीजन, यस करेक्ट है ना। जैसे जैसे साइंटिफिक डिसीजन क्या होगा, जैसे अब टाइम स्टडी की बात कर रहे थे, जैसे मेरे को मान के, मैं मैनेजर हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कि चेयर बनाता है, अब मेरे को पता ही नहीं है एक चेयर कितने में बनता है, ठीक है, कितने देर में बनता है।
और एम्प्लॉय को जो है मैं बोल दिया भैया आधे घंटे में बना दे, ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर कमिट कर दिया मैं। उसने बोला कि हमको चाहिए 50 चेयर, 50 चेयर चाहिए, मैंने उसको कमिट कर, 1 दिन में दे देंगे। 8 घंटे में कितने चेयर? 50 चेयर बनवा दूंगा। मैं मैनेजर को कमिट कर दिया, मैं प्रोडक्शन टीम वाला सेल्स वाले मैनेजर को कमिट कर दिया, हाँ 50 अपन करवा देंगे। और मेरे को पता ही नहीं है कितना टाइम लगेगा, पता चल रहा है 1 चेयर बनाने में 1 घंटा लगता है। तो कितने चेयर बनेंगे दिन में? अगर 1 एम्प्लॉय है तो 8, 2 एम्प्लॉय है तो ठीक है, हाँ 2 ही एम्प्लॉय है मान के चलो, कितना ही बन पाएंगे? 16। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये 4 एम्प्लॉय भी है तो 32, और मैंने कमिट कर दिया 50 कमिट कर दिया। तो क्या मैं डिसीजन सही ले पा रहा हूँ क्या, कि रैंडम डिसीजन ले ली और मैं बोल दिया आधे घंटे में बना, आधे घंटे में काम कर? रैंडम है या नहीं है? आपको स्टडी करना चाहिए, आप मैनेजर हो, आपको स्टडी करना है, समझना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, समझना है, और उसके बाद आप डिसीजन लो भाई। तो प्रिंसिपल्स पता रहेंगे तो आप क्या करोगे? साइंटिफिक डिसीजन लोगे। आपको पता रहेगा, आपको मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी के बारे में पता होगा कि इंसान जो है मशीन टाइप का काम नहीं कर सकता, फैटिग होगा उसको। फैटिग मतलब थकान, फैटिग मतलब थकान होगा उसको। जैसे वोशी को हो रहा है, शायद नींद आ रहा है, हाँ? हाँ, बहुत जोर से नींद आ रहा है, ये टाइम में आने का आदत नहीं है इसलिए, ठीक है ना? तो ये टाइम में ही आते थे क्या आप लोग 11th में यार? पुरानी बात हो गई सर, अब बॉडी चेंज हो गया सर, अब नींद मांगता है ना? खैर, खैर, बात समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल्स पता रहेंगे तो आप साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे, ठीक है? प्रिंसिपल्स आपको नहीं पता, आप साइंटिफिक डिसीजन नहीं ले पाओगे। समझ में आ रहा है? साइंटिफिक डिसीजन मतलब बिल्कुल आपने ठीक बोला, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई चीज डिसीजन लेना, ठीक है? उसके मदद से डिसीजन ले, रैंडम नहीं, थंब रूल यूज नहीं करना। थंब रूल मतलब अपने हिसाब से ईगो में आके कुछ भी डिसीजन ले लिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है? हाँ, 3 सिग्निफिकेंस, ठीक है? याद आ रहा है ना? क्या 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 बोल रहा है? पहला क्या बोलता है? प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट, मैनेजर्स लोग को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स, ठीक है? दूसरा काम प्रिंसिपल्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजन आप ले पाओगे। चौथा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है? एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है? कि आज का जो जमाना है उसके हिसाब से आप प्रिंसिपल्स को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, क्योंकि प्रिंसिपल्स में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसको उसके हिसाब से चेंज करके आज का नीड आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है? प्रिंसिपल से आज जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स है उन नीड्स को आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है? बात समझ आ रहा है? ये बता रहा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। बंद कर देता हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगला क्या है? मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड। अगर आपको प्रिंसिपल्स पता है तो आप प्रिंसिपल्स को अपने प्रॉब्लम के अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार उसको चेंज करके अपने लिए उसको यूज कर पाओ, जिससे आप रिजल्ट लेकर आ पाओगे। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और क्या है यहाँ पे? फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? आप प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे तो आप जो बेसिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो भी आप फॉलो, उसको भी आप फुलफिल कर पाओगे। जैसे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं कि क्या बोल सकते हैं, वेस्टेज करना। क्या वेस्टेज करना सोशल रेस्पॉन्सिबल काम है क्या? वेस्टेज करना सोशल रेस्पॉन्सिबल काम नहीं है। तो आप जब प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो आप वेस्टेजेस को क्या करोगे? कम करोगे। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर पा रहे हो, ठीक है? एम्प्लॉयज को रेस्पेक्ट देना, ठीक है? या ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से काम करवाना, सोसाइटी के लिए बेटर प्रोजेक्ट्स बना पाना, ये सब चीजें आप कर पाओगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है? और लास्ट क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल्स के होने से क्या हो रहा है? प्रिंसिपल्स के होने से उसके ऊपर ट्रेनिंग हो सकता है और मैनेजर्स बन सकते हैं और एफिशिएंट तरीके से काम हो सकता है,
एजुकेशन हो सकता है, आप लोग को पढ़ाया जा सकता है मैनेजमेंट के बारे में, प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करना है वो पढ़ाया जा सकता है और आपको मैनेजर बनाया जा सकता है। और लास्टली उसके ऊपर और रिसर्च भी हो सकता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स अभी बने हुए हैं उसके ऊपर और रिसर्च होगा और बेटर क्या हो सकता है वो चीज जान पाए। अगर हमारे पास प्रिंसिपल्स ही नहीं रहेंगे तो हम ट्रेनिंग क्या कर पाएंगे, हम क्या एजुकेट करेंगे और हम क्या रिसर्च करेंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ प्रिंसिपल्स है उसके बेसिस पे हम आगे जो है और इसको जो है प्रिंसिपल्स को आगे अपन मतलब इसको एडवांस तरीके से और पढ़ा जा सकता है, ये बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार यार फिर से। पहला पहला क्या है? प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट। मतलब ये प्रिंसिपल्स अगर आप कोई भी मैनेजर पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा कि कैसे वो मैनेजमेंट करे। ठीक है, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा। अगर ये सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से तरीके से वो सिचुएशन के हिसाब से यूज करेगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी कर पाएगा और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट मतलब ही क्या है? आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, काम को अच्छे से अचीव करना कम से कम खर्चों में। साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। जो भी पुराने 100 साल पुराने प्रिंसिपल्स है उसको आज के सिचुएशन के हिसाब से, आज के प्रॉब्लम के हिसाब से चेंज करके आप रिजल्ट को निकाल पाओगे। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। और लास्ट क्या है? ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च हो सकता है। ठीक है, एक बार मेरे को वो बताओगे क्या, क्या था वो, क्या पढ़े पहले? नेचर। नेचर पहला, पहला क्या है? परवेजिव, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो। दूसरा जनरल गाइडलाइन है, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। फिर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट रिलायबल है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल से रिलायबल है। फिर क्या था उधर? फ्लेक्सिबल है ना, प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है। उसके बाद कितना प्यारा दिमाग है अपना, क्यों? अभी अभी पढ़े हैं भूल जाता है गधा। हैं? फिर क्या था? कितना खराब लगता है ना ऐसे में। अब भी पढ़े हैं, कितने गधे हैं यार अपन। मेनली कुछ था, मेनली बिहेवियरल। ठीक है, फिर क्या था? कंटिजेंट लास्ट था, उसके पहले गधा है सर, हम लोग का ब्रेन गधा है। हम लोग गधे नहीं है, हम लोग का ब्रेन गधा है, भूल जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक बार मेरे को फिर से वो भी बता सकते हो क्या? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस पहला क्या? पहला क्या था? ठीक है, इधर उधर करके कुछ तो बता दिए। प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट। दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा साइंटिफिक डिसीजन। चौथा मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर रिसोर्स, ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, हाँ ठीक है, यहीं पे अपन रोकते हैं अभी का क्लास। आप लोग बढ़िया टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट दो अभी मनी बैंकिंग का।